एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। बिहार मेंस के लिए जो हमारा बैच 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए एक ये डेमो वीडियो है। देखिए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसिडरेशन, वेदर इट इज essential for contract and what are its exception, how privity of contract is different from privity of consideration. It is a question of 20 marks। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बड़ा क्वेश्चन एक तैयार करते हैं तो देखिए इसमें 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन इजीली तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये स्टार्ट करना है कहाँ से, इसके जनरल मीनिंग से स्टार्ट करना है। अच्छा देखिए मैं बता दूं, क्योंकि ये डेमो है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, इसलिए मैंने ये इंग्लिश में तैयार करके आपको लेकर आई हूँ। समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हमारा आइडिया समझ लीजिए और किस तरह से हम करवाएंगे आप वो समझ लीजिए। बाकी हिंदी में भी एज इट इज़ जो आंसर हमने लिखा है वो बिल्कुल हिंदी में मिलेगा, वही लैटिन मैगजीन मिलेगी, वही केस लॉज मिलेंगे, वही सेक्शन और वही पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। जनरल मीनिंग आपको हमेशा अपना लिखना है, चाहे आंसर कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, जनरल मीनिंग से चलते हुए हमें लॉ की डेफिनेशन की ओर चलना है। ठीक है, तो कंसिडरेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट हैज वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, फिर हम इसको बताएंगे कि कंसिडरेशन क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। तो कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सेक्शन 10 में भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या बताता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज कौन से सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 25। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो ये होता है पैटर्न। ठीक है, देखिए सेक्शन 25 हमने पहले लिखा, एक जनरल लिखी और एक लैटिन मैक्सिम भी है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट सेक्शन 2D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डायरेक्ट सेक्शन 2D लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यस, सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। दूसरा पॉइंट है और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तीसरा पॉइंट है प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, ये क्या शो करते हैं, हैज डन पास्ट फॉर्म को डिनोट करता है, डज और एब्सटेन्स ये प्रेजेंट फॉर्म को डिनोट करता है, और प्रोमिसेस वादा कर दिया, वचन कर दिया कि हम फ्यूचर में कुछ करेंगे आपके लिए। ठीक है, फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो ये चीज क्या हुई, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकल के आया, नोट निकल के आया, आपको नोट लगाना है इसके बाद। कंसिडरेशन कैसा होता है, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों तरह का हो सकता है। करेक्ट, एक यहाँ पर हमने नोट लगा के लिखा है, आपको अपने आंसर में नोट जरूर लगाना है। ठीक है, नोट कहीं एक्सप्रेसली नहीं होता, बट कुछ बातें होती हैं आपके आंसर से रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड, वो आपको नोट एज अ नोट फॉर्म में लिखनी होती है। तो क्या कहा गया है, द कंसिडरेशन मस्ट बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड नॉट इल्यूजरी। ठीक है, साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कितने रुपए देने हैं कितने रुपए नहीं देने हैं, ऐसा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्री में कई बार क्वेश्चन भी आता है, ए प्रोमिसेस टू बी सेल हिज कार ऑन अमाउंट ऑफ रुपीज 10 to 15,000 और 10 to 20,000, दिस कंसिडरेशन इज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो जहाँ पे कंसिडरेशन फिक्स नहीं है, या तो 10,000 में दो या 20,000 में दो, ये बीच का क्या है 10 से 20,000, ये तो गलत है ना। तो यही चीज है, इसीलिए कहते हैं कि प्री की अगर तैयारी आपकी अच्छी है, प्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो मेंस फिर बहुत इजी हो जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा प्री का बैच ले रखा है, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, वो मेंस अब स्टार्ट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और अगर जिन बच्चों ने प्री की तैयारी अभी नहीं की है या स्टार्ट की है या हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2 महीने हैं, इजीली आपका कोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। अच्छा, एक इसकी लैटिन मैगजीन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर्स एक्शियो। इसका क्या मतलब होता है, ऑन नेकेड पैक्ट
पैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेकेड पैक्ट जो होते हैं, न्यूड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकते आप। क्या नहीं ले सकते? एक्शन नहीं ले सकते। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने इसमें लिखी क्यों नहीं? ये इसलिए क्योंकि ये सेम लाइक एज मेंस की क्लास, जैसे मैं मेंस की क्लास लेती हूँ हमारे ग्रुप में, बिल्कुल वैसे ही है। हमारा उद्देश्य आपको पंगु बनाना नहीं है कि एज इट इज दे दिया बुक की फॉर्मेट में, और कुछ बच्चे प्रिंट आउट भी ले रहे थे तो उनको भी मना किया है, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको कैसे मेंस लिख सको, उस वो तरीका बताना है ना। आपको प्रैक्टिस करवानी है, इन्वॉल्व करना है हमें स्टूडेंट को, ना कि उसे डिपेंडेंट बनाना है कि 4 क्वेश्चन मिल गए, प्रिंट आउट ले लिया और उन्हें लर्न कर लो, ठीक है। ये लैटिन में एग्जाम आपको इसीलिए मैं पढ़ाती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ और होमवर्क भी देती हूँ, तो वो बच्चे करके फिर मुझे चेक कराते हैं। अब हम देखेंगे कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट था ना, कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। सेक्शन 10 का जो एसेंशियल एलिमेंट है उसमें लिखा हुआ है ना कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये कहाँ पर लिखी गई बात है? ये लिखा गया है सेक्शन 23 में। लॉफुल ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? और अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन से होते हैं लॉफुल, जो कि इन अगर ये 4-5 बातें दे रखी हैं, ठीक है, अगर ये बातें होंगी तो वो लॉफुल नहीं होगा। कौन सा है? पहला है फॉरबिडन बाय द लॉ। जो इंडिया में एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सॉरी एनफोर्सेबल लॉज हैं, जितने भी एक्ट हैं, उनमें अगर कोई काम करने के लिए मना किया गया है और आप वो कर रहे हो, तो वो आपका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो जाएंगे? अनलॉफुल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैसा होना चाहिए? ऐसा नेचर अगर परमिट कर दिया कानून ने, तो वो ऐसा करेगा, कुछ इफेक्ट करेगा कि डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ठीक है। तीसरा फ्रॉडुलेंट है। चौथा इट इन्वॉल्व्स, उससे क्या हो सकता है? इम्प्लाइज इंजरी हो सकती है, किसी व्यक्ति को हो सकती है, पर और प्रॉपर्टी को भी हो सकती है, ठीक है। और क्या है ये? इट इज इमोरल है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसीज है, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होंगे तो वो हमेशा और हमेशा अनलॉफुल ही होते हैं। आपको लिखना है, बड़ा क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, तो सेक्शन 23 मेंशन करना है। अब हमने पढ़ा था कि जो कंसिडरेशन है उसके बिना क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं। देखिए ये देखा था सेक्शन 25 में, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, सेक्शन 25। अब हमें इसे यहाँ पर ऐड करना है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट दीज आर सम एक्सेप्शंस। इसके क्या है? कुछ अपवाद हैं जिनमें क्या होता है? बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे कि अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया है जो कैसा था? नेचुरल लव एंड अफेक्शन में है। जैसे पेरेंट्स आपको कुछ देते हैं तो जरूरी थोड़ी कि आप उन्हें कुछ दो। पेरेंट्स ने आपको कार दी तो आप क्या उन्हें पैसे देते हो? नहीं देते ना। इससे संबंधित एक केस था राज लाखी देवी वर्सेस भूतनाथ का, ठीक है। आपको केसेस याद रखने हैं। फिर आता है व्हेन कंपनसेशन इज प्रॉमिस्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। अगर आपके लिए किसी ने पहले से कोई सर्विस की थी, तो अब आप उसको कुछ दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी आपको उसके बदले पैसे दे, करेक्ट। दूसरा होता है पास्ट कंसिडरेशन। अगर पहले में आपको डेट जो थे रिकवरी, मान लो किसी ने आपका पैसा लिया हुआ था और उस समय नहीं हुआ, टाइम बार डेट जो होते हैं, बाद में किसी का ईमान जाग गया और अब वो आपको देना चाहता है, तो भी आपको अब कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। इसका एक स्पष्टीकरण है जो ये कहता है नथिंग शैल इफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। ऑलराइट। नेक्स्ट आता है सेक्शन 185। इसका रेलेवेंस यहाँ पर क्या है, इसको आप नोट लगा के लिख सकते हैं कि नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी में क्या हो? कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अब जो कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन थी उससे संबंधित एक केस मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर। वो केस है क्यूरी वर्सेस मीसा का केस। वो जस्टिस लस ने उसकी डेफिनेशन दी थी, और ये जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बात थी, हैज डन एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये तीनों कॉन्सेप्ट को उन्होंने ही एलाबोरेट किया था। क्यूरी वर्सेस मीसा का जो केस था और जस्टिस लस, ये आपको लिखना है, मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन को लेकर के। ये देखिए आप लोग, सबसे पहले तो ये समझें प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है। ये होता है कि दोनों जो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, सिर्फ वही केस कर सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन में तो वही सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन दे सकती हैं जो पार्टी होती हैं। स्ट्रेंजर
स्ट्रेंजर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। स्ट्रेंजर कैन नॉट एनफोर्स दी कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट सू, तो ये तो होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में कि स्ट्रेंजर जो होते हैं आपका पैसा नहीं दे सकते, कंसिडरेशन नहीं दे सकते। बट स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है वो इंडिया में और इंग्लैंड में दोनों में इक्वली एप्लीकेबल है। बट प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि अनजाना व्यक्ति आपका कंसिडरेशन, आपका पैसा नहीं देगा, बट वो इंडिया में वैलिड नहीं है, ठीक है। इंडिया में क्या है, अनजान व्यक्ति आपका पैसा दे सकता है, क्यों अभी बताती हूँ। बट इंग्लैंड में ये पूरी तरह से वैलिड है, और इसका केस भी है डाल्टन वर्सेस पोल का, ठीक है। इंडिया में क्या है, दूसरे दे सकते हैं, तो वो है चिन्नैया वर्सेस रमैया का लीडिंग केस है। और ये 3-4 ट्रिडल वर्सेस एटकिंसन, डनलप न्यूमेट्रिक कंपनीज एंड ये 3-4 केस हैं। इंडिया में जमुना दास का केस है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अप्लाई क्यों नहीं है, क्यों एप्लीकेबल नहीं है। अब इसकी डेफिनेशन पे हमें फिर से जाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, ये एनी अदर पर्सन क्या शो कर रहा है कि कंसिडरेशन कोई और व्यक्ति दे सकता है। तो ये हुआ आपका एक छोटा सा क्वेश्चन। आई रिपीट, हिंदी में भी मिलेगा आपको, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है, यूट्यूब पे इतना दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए इंग्लिश में ही तैयार किया गया है, ठीक है। ये बैच हमारा 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी ले सकते हैं। इसका जो फ़ोन नंबर है वो नीचे दिया गया है, इसमें कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच।